नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का स्टडी न्यूज बाय हैरी में। जैसा कि मैंने कल बताया था कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करना, तो आपने अभी तक शेयर नहीं किया आई थिंक। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपको जितना हो सके उतना समझाने की कोशिश करूँगा। तो कल हमने पढ़ा था रासायनिक अभिक्रिया। तो हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी कल। आज हम पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या होते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, एक होती है संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में दो या दो से अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब कोई से भी दो अभिकारक मिलेंगे और एक उत्पाद बनाएंगे, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। मतलब साथ जुड़ जाते हैं दोनों, ए प्लस बी मान लो सी उत्पाद बनाएंगे। ठीक है, दो या दो से अधिक जुड़ के एक उत्पाद बनाते हैं, वो होती है संयोजन अभिक्रिया। जैसे ए प्लस बी और ये तीर का निशान आगे लिखा हुआ है उत्पाद सी। तो इस प्रकार से ये होती है संयोजन अभिक्रिया, जो दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। अब उदाहरण देखो, कोयले का दहन। कोयले को जलाते हैं तो क्या होता है? कोयले में कार्बन होता है और वो ऑक्सीजन के साथ में जलता है, O2 के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में उसको जलाते हैं तो CO2 बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो देखो, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है और उसके बाद में CO2 गैस बनेगी। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो मिश्रण होगा, जो मिलकर जो आगे बनता है, उसका दहन होने के बाद में, कोयले का दहन होने के बाद में वो बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रकार जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण भी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। एक हाइड्रोजन होता है, एक ऑक्सीजन होता है और H2O जल बनाते हैं। जैसे H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O लिखा हुआ है मेरे नीचे, देखो उदाहरण के अंदर ये उदाहरण थे। अब आते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कोई भी एक जो अभिकारक है वो टूट के दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है। जैसे पानी टूटता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल जाए। मान लो ए उत्पाद है, वो बी और सी के अंदर टूट गया, बी प्लस सी हो गया। इसी प्रकार वियोजन अभिक्रिया होती है, जो एक पदार्थ टूट के दो उत्पादों में बढ़ जाता है, दो से अधिक उत्पादों में बढ़ जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो एक बार और देख लो, इसमें ऊष्मीय वियोजन होता है, विद्युत वियोजन होता है और प्रकाशीय वियोजन होता है। इसमें तीन प्रकार के वियोजन होते हैं, एक तो ऊष्मा के द्वारा, एक विद्युत के द्वारा और एक प्रकाश के द्वारा। अब ऊष्मीय वियोजन क्या होता है? अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। मतलब अगर गर्मी देंगे, ऊष्मा देंगे, किसी को हीट देंगे अपन, जैसे CaCO3 को हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं, तो CaO और CO2 में बढ़ जाएगा। मतलब CO2 अलग हो जाएगी, गैस अलग हो जाएगी और सॉलिड अलग हो जाएगा। तो CaCO3 ऊष्मा देंगे तो CaO CO2 ये दो भागों में बढ़ जाएगा। ये होती है ऊष्मीय वियोजन। अब आती है वैद्युत वियोजन। आगे क्या है? वैद्युत वियोजन। ये होता है विद्युत धारा के प्रवाह होने के कारण होने वाला वियोजन। तो जैसे पानी के अंदर विद्युत धारा बहाएंगे, विद्युत धारा पानी के अंदर से जाएगी तो H2 और O2 दोनों का निर्माण होगा। H2O को दो भागों में बांट देंगे, H2 और O2 मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। मतलब जो भी पानी है उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब करंट प्रवाहित हो रहा है, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों में बढ़ जाएगा। जो H2 है वो लिक्विड है, लेकिन H2 और O2 गैस का निर्माण कर देंगे दोनों। तो दो ही उत्पाद बन रहे हैं एक अभिकारक के। इसी प्रकार होगा प्रकाशीय वियोजन। तो अब समझते हैं प्रकाशीय वियोजन क्या होता है। सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन होता है। जो सूर्य की उपस्थिति होगी तो सूर्य की किरणों के द्वारा जो वियोजन होगा वो प्रकाशीय वियोजन होगा। जैसे AgCl का सूर्य का प्रकाश मिलेगा तो Ag अलग हो जाएगा और Cl अलग हो जाएगा। तो इसके अंदर देखो, AgCl भी सॉलिड है, Ag भी सॉलिड है, लेकिन Cl गैस है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन भी प्रकाशीय वियोजन ही होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। जो ये वियोजन अभिक्रिया होती है ना, ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी होती है। जो अपने ब्लैक एंड व्हाइट होती है ना फोटोग्राफी, उसमें भी काम में आता है।
वियोजन अभिक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। मतलब जो अधिक क्रियाशील तत्व होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, मतलब दो भागों में तोड़ देता है। जैसे Fe और CuSO4। तो Fe लो है वो, और CuSO4 कॉपर सल्फेट होता है। तो ये कॉपर सल्फेट से लोहा ज्यादा क्रियाशील है, तो इसमें क्या होगा, SO4 है, FeSO4 हो जाएगा, लोहे का सल्फेट हो जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ, FeCuSO4 FeSO4 प्लस Cu अलग हो जाएगा, इसके अंदर कॉपर अलग हो जाएगा। तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसी प्रकार हम आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। हम पढ़ेंगे अब द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब दो यौगिकों का निर्माण क्या होगा, आयनों के आदान प्रदान से होता है। मतलब इधर से इधर एक दो आयन, ये इसके साथ में जुड़ जाएगा, इसका उसके साथ में जुड़ जाएगा, जो भी आयन होते हैं ये सारे मिलके एक नए निर्माण बना देते हैं, दो नए यौगिक बना देते हैं। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट है, वो बेरियम क्लोराइड के साथ में मिलता है तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और सोडियम क्लोराइड बन जाता है। मतलब सल्फेट बेरियम हो जाता है और सोडियम के साथ में क्लोराइड आ जाता है। जैसे Na2SO4 और BaCl2। तो ये Ba और SO4 एक साथ हो जाएंगे, BaSO4 और NaCl एक साथ हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार बेरियम सल्फेट का हो सकता है BaSO4 और NaCl बन गया इसका। तो इसके आगे बढ़ते हैं अपन। बेरियम सल्फेट है जो BaSO4 के सफेद अविलीय अवक्षेप का निर्माण होता है। मतलब जो ये सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड मिलेगा ना, तो इसके अंदर सफेद अविल्य, मतलब ये BaSO4 बेरियम सल्फेट बना, ये अविल्य, किसी में विल्य नहीं होता है, ये अलग ही एक यौगिक बन जाता है। तो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। अब आती है उपचयन और अपचयन। उपचयन क्या होता है? पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना या हाइड्रोजन का ह्रास होना, मतलब हाइड्रोजन की कमी होना, ऑक्सीजन की वृद्धि होना। ऑक्सीजन के एटम बढ़ेंगे और हाइड्रोजन के एटम कम होंगे। अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन कम हो जाती है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। जैसे नीचे मैंने लिखा है C प्लस O2 CO2। तो C के साथ में O2 मिलके CO2 बना लिया, तो इसका उपचयन हुआ है ये। और इसके अंदर नीचे वाले में लिखा गया है CuO प्लस H2, उसमें के साथ में CuH2O। तो इसके अंदर क्या हुआ है, इसमें अपचयन हुआ है, CuO से O टूट के H2O जल की तरफ गया, तो इसके अंदर अपचयन हुआ है। अब एक बार फिर से देख लो उपचयन, ये पदार्थ जो ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, और अपचयन में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। ये दोनों एग्जाम्पल आपके सामने है। नीचे वाला एग्जाम्पल फिर से देख लो, CuO प्लस H2, उसमें देने पे CuH2O हो गया, तो ऑक्सीजन यहाँ से टूट के दूसरी जगह चला गया, तो इसमें अपचयन की क्रिया हुई है। ठीक है, आगे बढ़े। और इसमें उपचयन भी हुआ है, देखो H2 और H2O और भी जुड़ा है इसके अंदर, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है दूसरे वाले में, तो वहां उपचयन हुआ है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपचयन और उपचयन दोनों। ठीक है, उपचयन और अपचयन दोनों हुआ है इसके अंदर। इस प्रकार दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव संरक्षण। उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव क्या है? जब कोई धातु आर्द्रता, वायु, पानी, अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो धातु संधारित्र हो जाता है। मतलब लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत, ये उदाहरण है। मतलब इनका कहने का मतलब क्या है कि आर्द्रता, वायु और पानी अम्ल आदि के संपर्क में आते हैं
लोहे पे बुरा बुरा कलर आ जाता है तो संक्षारित हो जाता है, मतलब धीरे धीरे वो जलने लग जाता है और कमजोर पड़ जाता है। इसी प्रकार चांदी पर काली परत आ जाती है, उसकी चांदी की चमक खो जाती है और तांबे पर हरी परत चढ़ने लग जाती है, तांबा हरा हरा दिखने लग जाता है अपन को। अब विकृत विकृगंधिता। विकृगंधिता क्या होती है? वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पे उपचयित हो जाती है, जिसके उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है। आपने देखा होगा अचार, अचार का स्वाद में परिवर्तन हो जाता है, या कोई भी सब्जी थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए रख दी जाती है तो उसमें भी स्वाद परिवर्तन हो जाता है। जो वसा युक्त होती है, तेलीय सामग्री होती है, उसमें स्वाद चेंज हो जाता है। चिप्स आती है तो चिप्स में भी ऑक्सीजन की मात्रा अगर मिल जाए उसको तो चिप्स भी खट्टी होने लग जाती है। तो इसका क्या कारण है कि वो ऑक्सीजन और नमी के कारण रिएक्शन करके वो उसकी गंध में परिवर्तन हो जाता है, स्वाद में परिवर्तन हो जाता है। तो इस प्रकार जब भी चिप्स के पैकेट में चिप्स को डाली जाती है तो उसके साथ में ऑक्सीजन का लेवल कम करके उसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जिससे वो काफी दिनों तक रह सकती है। इसी प्रकार कहा जाता है जो भी तेलीय खाद्य पदार्थ है उनको किसी डिब्बे में पैक रखने से ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आते हैं तो वो काफी लंबे समय तक सही रहते हैं, उनमें कोई गंध नहीं आती। इस प्रकार इन्हें बदला जा सकता है। तो आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार तापमान के आधार पर कौन कौन से होते हैं? उष्मक्षेपी और उष्माशोषी होते हैं। उष्मक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्सर्जन होता है। तो किस में होता है? देखो, CH4 प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, CH4 का दहन करते हैं O2 के साथ में, तो CO2 और H2O मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल जाता है, उसके साथ में उष्मा भी मिलती है, मतलब हीट भी मिलती है। प्राकृतिक गैस का दहन होता है तो उसके साथ में हीट भी मिलेगी, CO2 और जल के साथ में अपन को उष्मा भी मिलेगी। तो CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 H2O गैस में, मतलब भाप में होता है, या जल होता है ना, ये भी भाप में होगा, प्लस उष्मा। अब होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो अपने उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया देख ली। अब क्या होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये देखना है अपन को। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा का आवश्यकता होती है, मतलब ये उष्मा शोषी अभिक्रिया वही है जो वियोजन अभिक्रिया पढ़ी थी ना, वही है जिसमें उष्मा और प्रकाश और विद्युत की आवश्यकता होती है। तो अपन ने वियोजन अभिक्रिया पहले पढ़ ली थी। इसी प्रकार वही उष्मा शोषी है जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए उष्मा प्रकाश या विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार मैं समझ सकता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा सारा, और आशा करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। तो मैं आपके लिए केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर जो 10th क्लास का है वो लेके आऊँगा, अमल सार वाला। और आशा करता हूँ समझ में आ गया, और जो आपके क्वेश्चन है वो कमेंट में लिख दे, उसके जवाब देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद।